हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपन सॉल्यूशन चैप्टर में राउट लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था। लास्ट टॉपिक था राउट लॉ। राउट लॉ अपने पास आ गया था ई प्रोपोर्शनल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ अगर अपन अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करें, पी ए कंपोनेंट के लिए पी ए इजकल टू पी ए नॉट एक्स हो गया था, और अगर मैं बी कंपोनेंट लूँ तो इसके लिए राउट लॉ हो गया था पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ इसको आप पी वन भी लिख सकते थे, पी वन इजकल टू पी वन नोट पी वन नोट एक्स वन, और इसको आप लिख सकते हो पी टू इजकल टू पी टू नोट एक्स टू। ओके स्टूडेंट्स, जब अपने टोटल देखा था आपको टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो द टोटल प्रेशर आर इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यहाँ तक बात आ गई थी। इसको जब सोल्व किया था अपन ने, तो पी वन एक्स वन नोट प्लस पी टू पी वन नोट एक्स वन प्लस पी टू नोट एक्स टू आ गया था। ओके स्टूडेंट्स, पी टू इजकल टू, अब अपन ने कहा था कि अगर मैं एक्स वन इजकल टू रख टू वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, तो यहाँ हो गया अपने पास पी वन नोट वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नोट एक्स टू हो गया था। यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया था, पी वन नोट माइनस पी वन नोट एक्स टू प्लस पी टू नोट एक्स टू। सो पी वन नोट प्लस एक्स टू कॉमन ले लीजिए, या इधर लिख लीजिएगा इसको, पी टू नोट माइनस पी वन नोट। देखो एक्स टू को यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, दोनों से। तो यहाँ पे अगर अपन ने ग्राफ खींचा था, ग्राफ बनाया था वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, तो ये हो गया अपने पास वाई, ये हो गया एम, सॉरी ये हो गया एक्स, ये हो गया एम, और ये हो गया इंटरसेप्ट सी। तो देखिए इंटरसेप्ट आ रहा है तो पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये हो गया इंटरसेप्ट, दैट इज पी वन नोट, ये हो गया अपने पास स्लोप पी टू नोट माइनस पी वन नोट, और ये अपने पास हो गया एक्स टू मोल फ्रैक्शन, और ये हो गया टोटल प्रेशर। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक अपने पास यहाँ तक अपना टॉपिक समझ में आ गया था। अब आगे देखते हैं। देखिए एक इक्वेशन जो अपन ने यहाँ बनाई है, ऐसे कैसे अगर इक्वेशंस में अगर यहाँ x1 की वैल्यू या x2 की जगह अगर ये लिखता वन माइनस x1 लिखता, तो क्या करते। तो देखिए पी टी स्क्वायर टू अपने पास था, मैं वापस समझा रहा हूँ, पी वन नोट प्लस, देखिए इसका जस्ट अपोजिट मोल फ्रैक्शन, यानी फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन x2, तो x2 के रेस्पेक्ट में जो प्योर वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का, वो पी नोट सेकेंड का होगा माइनस पी वन नोट। सिमिलरली आप इसी के अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने x1 रखा था, अगर मैं यहाँ इस x2 की जगह ये रख दूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी टू नोट आएगा प्लस इसका जस्ट नेक्स्ट अपोजिट मोल फ्रैक्शन, दैट मीन x1। अगर x1 आ रहा है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वन नोट माइनस पी टू नोट आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ ग्राफ लोड करते हैं एक और, जो अपन आईडी सॉल्यूशन में भी काम में लेंगे। एक ग्राफ एनसीईआरटी बुक में दे रखा अपने, वो ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहाँ ले रखा है एक्स ए इजकल टू वन और एक्स बी इजकल टू जीरो। यहाँ ले रखा है एक्स वन इजकल टू जीरो और एक्स बी इजकल टू वन। देखिए ये एक्स ए क्या है, कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट ए है, यहाँ क्या है, प्योर कंपोनेंट बी है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्योर कंपोनेंट ए है, तो इस कंपोनेंट की देखो एक्स भी क्या है, जीरो है, तो इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एक्स पी ए होगा। तो यहाँ पर एक्स ए है, तो यहाँ अपने पास क्या रख लेते हैं, इसका वेपर प्रेशर है, ये भी वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ एक्स बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ वेपर प्रेशर पी बी नॉट हो जाएगा। अब देखिए आपने देखा होगा एक तरफ नीचे रहेगा ये पॉइंट और एक पॉइंट ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो पी बी कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए इज
सॉरी, कंपोनेंट बी इज मोर volatile compare to कंपोनेंट ए, यानी ये कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है कंपोनेंट ए के रेस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अपन इक्वेशंस पढ़ रहे थे, हाँ ये वाले पी ए इजकल टू क्या था, पी ए नॉट एक्स है, और पी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स भी हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं y इजकल टू एम एक्स की बात करूं तो y और x के बीच में कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये क्या अपने पास m स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्ट्रेट लाइन देखते हैं अपन, ये पी ए है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पहले स्टार्टिंग में क्या थी, मैक्सिमम थी एक्स की वैल्यू, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसे आएगा तब एक्स की वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अगर मैं एक्स बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम थी स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां अपन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां अपन क्या कह रहे थे कि अगर एक्स की वैल्यू हाईएस्ट है तो धीरे धीरे क्या होता जाएगी, एक्स कम होता जाएगा, और एक वैल्यू क्या एक टाइम में आएगा जब एक्स की वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे अगर मैं एक्स बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो एक्स बी के रेस्पेक्ट में एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये एक्स बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कंपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कंपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो किसके इक्वल हो गया था, पीटी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। राउल्ट लॉ में अपन एक कंपोजिशन, देखो जो लास्ट अपन राउल्ट लॉ पढ़ा था वो टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए पढ़ा था, दैट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए अपन ने राउल्ट लॉ पढ़ा था। अभी एक और एंसेंट में दे रखा है राउल्ट लॉ फॉर द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट। राउल्ट्स लॉ ऑफ राउल्ट लॉ फॉर द composition of Raoult law for the composition of vapor phase components। देखिए डाल्टन लॉ में अपन ने ये पढ़ा था पी ए अपॉन पी टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए। ये 11th में पढ़ा था डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पी ए इक्वल टू किसके हो गया था, पी टी इंटू एक्स ए के इक्वल हो गया था। सेम एज इट इज अगर मैं पी बी के रेस्पेक्ट में पढ़ूं तो अपन क्या पढ़ेंगे इसको, पी बी अपॉन पी टी इक्वल टू एक्स बी। सो इट इज रिटन एज ए पी टोटल इंटू एक्स बी। अब देखिए एनसीईआरटी में वेपर फेज कंपोजिशन को एक्स की जगह क्या रख रखा है इन्होंने, y1 एनसीईआरटी में, और इस एक्स बी की जगह क्या रख रखा है इन्होंने, y2। तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए या P1 कर दो भले, P1 इक्वल टू P टोटल y1 एंड P2 इक्वल टू P टोटल y2 लिख रखा है। तो ये वेपर फेज कंपोजिशन के लिए राउल्ट लॉ हो गया जो अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अब चलिए स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करते हैं कंपैरिजन के, जो राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सिमिलरिटीज और यहां लिख देता हूं डिफरेंस। ये किसकी बात कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ के लिए है।
सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। देखिए जो पहली सिमिलरिटी है वो है बोथ लॉज आर अप्लाई फॉर ए फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। दोनों किन के लिए अप्लाई हो रहे हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। दूसरा, दोनों के लिए जो सेम इक्वेशन बन रही है वो क्या है? P प्रोपोर्शनल x राउल्स लॉ के लिए बन रही है और P प्रोपोर्शनल x ही हेनरी लॉ के लिए बन रही थी। ये दोनों सिमिलरिटीज थी। अब डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था इन दोनों के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं इन बोथ ऑफ द लॉज in both laws here different in proportional constant। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में डिफरेंस है। क्या है? अगर मैं राउल्ट लॉ की बात करूं तो यहाँ पी नोट एक्स आ रहा था जो क्या था? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था किसका? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसको इंडिकेट कर रहा था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं हेनरी लॉ की बात करता हूं तो P इक्वल टू क्या है था अपने पास? के एच इंटू एक्स। के एच इक्वल टू क्या था? हेनरी कांस्टेंट था। तो यहां पर ये अपने लिए इसके लिए क्या हो गया? ये डिसिमिलरिटीज हो गई। तो अभी देखो एक लाइन है एनसीईआरटी में लिख रखी है, वो क्या लिख रखी है? 10 Raoult's law becomes a special case of Henry's law where for which kh is equal to p नॉट। फॉर विच कर दो, इन विच कर दो इसकी जगह, इन विच kh किसके इक्वल हो गया? p नॉट के। Thus Raoult law becomes a special case of Henry law in which kh किसके इक्वल है? p नॉट के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटीज थी ये इंपॉर्टेंट है, और क्या डिफरेंस था या डिसिमिलरिटीज थी वो ये इंपॉर्टेंट है। दोनों के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में डिफरेंस था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया। आगे अपन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में, यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करता हूं, आइडियल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशंस जो किसी भी टेम्परेचर पर राउल्ट लॉ को फॉलो करें, वो सॉल्यूशंस क्या है? आइडियल सॉल्यूशंस। तो मैं कह सकता हूं द सॉल्यूशंस which follows Raoult law. The solutions which follow the Raoult law called ideal solution। क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको 4 टॉपिक देखने हैं। पहला टोटल प्रेशर, दूसरा चेंज इन एंथैल्पी डेल्च मिक्सिंग, तीसरा वॉल्यूम मिक्सिंग, चौथा इंटरेक्शन एक फॉर्मेशन ऑफ एजिट्रॉप्स, ये है पॉइंट आपको याद रखने हैं, भले वो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछे या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछे।
जब भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएंगे अपन इनके बारे में सबसे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए और इनके बाद में इनके एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आप सभी पॉइंट्स को एक साथ ध्यान रखें। टोटल प्रेशर के बारे में क्या होगा, एंथैल्पी मिक्सिंग के बारे में क्या होगा, वॉल्यूम मिक्सिंग के बारे में क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन जो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, कौन एजियोट्रोपिक मिक्सर बना रहा है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो मैं एक एक के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए जो टोटल प्रेशर है फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर आर इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये याद रखना है कि जो टोटल प्रेशर होगा उन सभी कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। यानी मैं अगर मैं इंडिविजुअल लिखूं दैट इज P1 इज इक्वल टू द P1 नॉट x1 लिख सकता हूँ और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 भी लिख सकता हूँ। दूसरा है चेंज इन एंथैल्पी, दैट मीन्स एंथैल्पी मिक्सिंग की बात कर ले तो ये ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, जीरो। यानी ये कहना क्या चाहता है कि हीट नाइदर बी neither be created nor neither absorbed, heat neither be absorbed nor evolve। ना तो एब्जॉर्ब होती है हीट और न ही इवॉल्व होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में है एंथैल्पी मिक्सिंग हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ना तो वो एंडोथर्मिक होगी और न ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तीसरा पॉइंट वॉल्यूम मिक्सिंग, वो क्या हो गया, जीरो के। यानी ये कहना क्या चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल वॉल्यूम चेंजेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेग्लिजिबल, यानी जीरो के इक्वल आ रहा है। ओके स्टूडेंट। चौथा पॉइंट है इंटरेक्शन। चौथा पॉइंट क्या है अपने पास, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या, देखो अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूट सॉल्यूट ए, यानी इसको मैं सॉल्यूट मान लू, एंड बीबी इंटरेक्शन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन इक्वल हो जाए ए बी इंटरेक्शन, दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के इक्वल हो तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, चेंज इन टोटल प्रेशर जो चेंज इन आ रहा है वो क्या हो रहा है, टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स के बराबर हो रहा है। एंथैल्पी मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि हीट न तो इवॉल्व होगी और न ही एब्जॉर्ब्ड होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा यही कारण है कि जो इंटरेक्शन होंगे वो क्या होंगे, ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन के ही इक्वल होगा, क्योंकि ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही इवॉल्व हो रही है। दूसरा वॉल्यूम मिक्सिंग की बात करूं तो जो टोटल वॉल्यूम मिक्सिंग है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा वॉल्यूम में। इंटरेक्शन की बात करें तो ए इंटरेक्शन दैट मींस सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, बीबी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट मींस ए बी इंटरेक्शन। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन एग्जांपल्स की ओर। अच्छा एजिट्रोपिक मिक्सर की बात करें, 5वां पॉइंट और एजिट्रोप मिक्सर अपन आगे डिस्कस करेंगे वैसे इसके बारे में डिटेल से। एजिट्रोपिक मिक्सर देखो क्या होता है कि अगर दो मिक्सर के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, एजिट्रोपिक मिक्सचर होता है। और ध्यान रखना कि आइडियल सॉल्यूशन नेवर
फॉर्म्ड एजेट्रोपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजेट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, छठा देखते हैं अपन एग्जांपल्स की। देखो एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि जो सिमिलरिटीज है एग्जांपल में, जैसे अगर मैं बात करूं एल्केन के लिए, एल्केन सीरीज के लिए, तो अगर मैं एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो मिक्सचर देखूं तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का हो जाएगा। ऐसे अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं एंड ब्रोमोबेंजीन ले लूं तो वो मिक्सचर किसका हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का हो जाएगा। ऐसे अगर मैं क्लोरोइथेन ले लूं और ब्रोमो इथेन ले लूं तो मिक्सचर किसका हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशंस का हो जाएगा। समझ में आ रही स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अगर मैं सिमिलर ले रहा हूं कंपोनेंट्स का मिक्सचर तो अपन पहचान जाएंगे वो किसका एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशंस का है। अब देखिए इसके लिए ग्राफ है जो वैसे मैंने बता दिया था अभी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखो पीटी किसके इक्वल हो गया, P1 प्लस P2 के इक्वल हो गया। तो यहां पर अपन ग्राफ बना सकते हैं। अभी ये ग्राफ था अपने पास, यहां मैंने क्या रखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आता है 0, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है 1। अब एक्स भी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यहाँ क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा था कि जो वाई पी ए था वो किसके इक्वल है, पी ए नॉट एक्स ए के। तो अगर मैं वाई इक्वल टू एम एक्स की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ जो कंपोजिशन ऑफ ए है वो मैक्सिमम है, 1 है, 1 की इक्वल है। लेकिन इधर से मैं इधर जाऊंगा तो एक ही जो कंसंट्रेशन है, जो एक ही वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती है, जीरो होती जाएगी और एक टाइम ऐसे आएगा जो कंप्लीट क्या हो गई, जीरो हो गई। सेम एज इट इज अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे वो कंपोजिशन ए का कंपोजिशन यानी ए की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो को इक्वल हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर जो किसका इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको आइडियल सॉल्यूशन बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। राउल्ट लॉ के बारे में बात कर ली थी। राउल्ट लॉ के बाद में अपन ने बात की राउल्ट लॉ फॉर वेपर फेज कंपोजिशन की बात कर ली, जिसमें y1 और y2 को इन्होंने क्या मान रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 और y2 मान रखा है दोनों कंपोजिशन के लिए। इसके बाद अपन ने बात की है राउल्ट्स सॉरी आइडियल सॉल्यूशन की, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है कि दो सॉल्यूशन व्हिच कैन ओबे द राउल्ट लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पूछूं तो पीटी की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी टू के बराबर हो जाएगा। डेल एच मिक्सिंग 0, एंथैल्पी वॉल्यूम मिक्सिंग 0, इंटरेक्शन सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन यानी ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किसके इक्वल हो जाएंगे, ए बी, दैट मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एजेट्रोप मिक्सचर के लिए कहा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन नेवर बी फॉर्म्ड एजेट्रोपिक मिक्सचर। एग्जांपल्स मैंने बता दिया, सिमिलर ध्यान रखना है, हेक्सेन सेम सीरीज के बारे में, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन ले लो, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन या आइडोइथेन का मिक्सचर होता है कोई भी दोनों के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए गुड डे।